अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में हालात आपके सामने हैं, वतन अजीज़ है, सबको फ़िक्र होती है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे रोज़ाना दहशतगर्द हमले कर रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे और मुख्तलिफ़ इंस्टॉलेशन पे, उसके बावजूद कुरम एजेंसी में दो कबाइल की जंग जारी है और वहाँ पे 5 रोज़ से ये सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक 30 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं और 145 ज़ख्मी हैं। ये दो कबीले हैं, बुशहरा और मुला खेल। कितनी अफसोस की बात है कि हमारे वतन अजीज़ से कभी कोई अच्छी खबर नहीं आती और ये ज़मीन के तनाज़े पे ये तसादम शुरू हुआ जो चल रहा है। इसके बाद वहाँ से अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से निकले बलूचिस्तान को जाएँ तो बलूचिस्तान में इतवार को भी बेशतर कौमी शाहराहें बंद हैं और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बलोच यकजहती कमेटी की ज़ेर एहतमाम ज़िला गवादर में बलोची राजी मिची बलोच कौमी इज्तिमा मुनक़द किया जा रहा है और उसके लिए काफ़िले पूरे बलूचिस्तान से गवादर की तरफ जा रहे हैं, जिसको इंतज़ामिया रोक रही है। तो जहाँ पे काफ़िलों को रोका जा रहा है वहीं पे धरना दे दिया गया है और वहीं पे ट्रैफिक जाम हो गई, शाहराहें बंद हैं। तो ये वहाँ पे है और 6 अजला में ख़ास तौर पे 14 मकामात से मुख्तलिफ़ शाहराहें बंद हैं। इसके अलावा धरनों की बात हो रही है तो इस्लामाबाद 2 दिन बंद रहा। अब इस्लामाबाद तो बंद नहीं है, लेकिन पिंडी के बहुत सारे इलाके बंद हैं और पिंडी में जमात इस्लामी का धरना हो रहा है, जिनके मुतालबात जो हैं वो ये हैं कि 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को हुकूमत की तरफ से 50% रायत, पेट्रोलियम लेवी का खात्मा, अशियाई ज़रूरतों की कीमतों में 20% कमी, हुकूमती अखराजात कम करने और गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाने का मुतालबा, IPP के साथ किए गए मुआहिदों का असर नौ जायज़ा। ये आपको डायरेक्ट लाइव हम मनाजिर वहाँ से दिखा रहे हैं इस वक्त लियाकत बाग धरने में, जहाँ पे जमात इस्लामी की तमाम क़यादत मौजूद है और लोग बैठे हुए हैं सड़क पे ये मुतालबात लेके। और हुकूमती कमेटी के मेंबरान की उनसे अभी मुलाकात हुई है, जिसमें अता तारड़ साहब, अमीर मुकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और जमात इस्लामी की तरफ से नायब अमीर लियाकत बलोच, सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम, सैयद फरासत शाह और नसरुल्लाह रंधावा शामिल हैं। इन लाइव मनाजर से आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे लोग जो हैं इस मुल्क की महंगाई से कितने परेशान हैं। बेयकीनी है पूरे मुल्क में, तमाम नज़रें पिंडी की तरफ हैं क्योंकि पिंडी में धरना हो रहा, कुछ और न समझिएगा। और इस पर अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं इस पर अता तारड़ साहब ने क्या कहा, सुनिए। 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है, हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉट कमिंग स्लो और वो चाहते हैं कि जो कुछ हम ले सकते हैं हुकूमत से, इस निज़ाम से जिसको उन्होंने कोने में लगाया हुआ है वो ले लें। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उसमें असद कैसर साहब का कहना है कि हुकूमत गिराने का वक्त आ गया है और जमात इस्लामी GDA JUIF को उन्होंने दावत दी है कि वो एक पेज पर आएँ और साथ ही इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को एक दफ़ा फिर सुलह का पैगाम भेजा है, सुनिए ज़रा। इमरान खान साहब से जब मैं मिला, उन्होंने वाज़े पैगाम, इनकी टोटल कोशिश ये है कि फौज और अवाम आमने सामने हो। ये जो लोग हैं जिसपे शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, मुस्लिम लीग नून के हैं, वो सबसे बड़ी जुमात को और फौज को उसके दरमियान और बिलखसूस पाकिस्तान की अवाम को आमने सामने खड़ा करना चाह रहे हैं और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इसलिए एक सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। गैर कानूनी, गैर आइनी सेटअप। हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बिलाल अजहर कियानी MNA हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तैमूर साहब, नए इलेक्शंस या कुछ और? PTI का एजेंडा क्या है? 5 अगस्त को आप पूरे मुल्क में मुजाहिरे कर रहे हैं, असद कैसर साहब ने कहा है, तो उल्टा देंगे हुकूमत को? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये हुकूमत अपने वज़न के नीचे ही ज़रूर जो है वो अल्टीमेटली जाएगी और जल्दी ही जाएगी। आप वो प्रेशर देख सकते हैं, उस पैनिक में देख सकते हैं जिसके साथ जो है वो जमात इस्लामी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि जब ये इमरान खान का मैसेज आया, और ये बड़ा लॉजिकल मैसेज है, और ये इसकी मैं क्लैरिटी भी दे दूँ अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान साहब कोई डील करेंगे। अभी तो इमरान खान के सपोर्टर्स और पार्टी मेंबर्स भी कोई डील होने नहीं देंगे।
लेकिन ये जो टेंशन बनी हुई है बेसिकली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हेल्दी तो नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी तो नहीं है ना, ठीक है। तो अगर किसी भी साइड से यहाँ पे कोई इनिशिएटिव आ जाए कि पॉलिटिकल प्रोसेस बैक ऑन ट्रैक आ जाए तो मेरे ख्याल में वो अच्छी नहीं है टेंशन एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर इंटरनेशनल लेवल पे इतना प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है आपकी जमात, और वहाँ से करारदादें आ रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, अखबारात में आर्टिकल्स आ रहे हैं, वहाँ पे ट्वीट्स हो रहे हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। पहले प्रोपेगेंडा पीटीआई नहीं कर रही, कौन कर रहे हैं? जुल्फी बुखारी, आज रऊफ हसन ने अदालत में कहा है कि इंटरनेशनल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है वो जुल्फी बुखारी उसके इंचार्ज हैं। उन्होंने शायद ये कहा है, जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, कि जुल्फी बुखारी इंटरनेशनल मीडिया को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उसमें प्रोपेगेंडा तो नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में जो आ रहा है वो प्रोपेगेंडा नहीं है। मुझे ये बता दें, नहीं वो प्रोपेगेंडा नहीं है। जब एक मुल्क में कानून और आइन गायब हो जाता है, दुनिया अपनी कंसर्न दिखाती है। ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा कि अमेरिका की जो करारदाद है जो कांग्रेस में कैरी हुई कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस या जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें जो हुआ है, उस पर उन्होंने तशवीश जाहिर किया। 368 to 7 यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ने नियर यूनानिमिटी के साथ, खुशकिस्मत हैं आप, एक सेकंड, खुशकिस्मत हैं। बात सुन ले, इतनी सपोर्ट तो नेतन्याहू को नहीं मिलती। मैं यही कह रहा हूं ना। हाँ, आप हंस नहीं रहे इस बात पे। अब अगर इनके मुताबिक ये भी कहेंगे कि जी ये इन्होंने लॉबी किया था, अगर इतनी मुअस्सर है पीटीआई की लॉबिंग, तो फिर तो पूरी मुस्लिम दुनिया को और इनको जो है वो पाकिस्तान का केस मनवाने के लिए हमें ही भेजना चाहिए, क्योंकि इतनी सपोर्ट तो नेतन्याहू को भी नहीं मिली। जी बिलाल साहब, इतनी सपोर्ट तो नेतन्याहू को भी नहीं, तैमूर साहब कह रहे हैं, जितनी इमरान खान को है। तो फिर आप सुलह कर लें इनसे, क्यों लड़ रहे हैं मुसलसल? मैं एक करेक्शन करता हूं जी, सपोर्ट इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में गलत हो रहा है। जो इलेक्शन हुआ है वो इतना शर्मनाक है कि वहां पे कांग्रेस में वो देख ही नहीं सकते। लेकिन नेतन्याहू जो कर रहा है वो सही है या गलत है? नेतन्याहू बिल्कुल गलत कर रहा है। तो उसको गलत पे सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ सही पे कर रहे हैं, ये तो उनकी दोहरी पॉलिसी ना हुई। बिल्कुल, हर मुल्क के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, और बहुत से, हम अमेरिका पे कभी भी उनके इजराइल के स्टांस पे कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान नहीं एग्री कर सकता। बिलाल साहब, एक बात तो लगता है जो तैमूर साहब ने कही है कि हुकूमत पैनिक में है। क्यों पैनिक में? कोई आपको अंदर की ऐसी बात पता जो हमें नहीं पता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। नंबर 1 जी, कोई पैनिक नहीं है। नंबर 2, जो आपने अभी बातें की हैं, अब मैं उन्हीं को ही आगे लेके चलूँगा कि मेरे ख्याल से उनका मुकाबला भी शायद नेतन्याहू के साथ ही है वहाँ पे सपोर्ट के लिए। हमें तो पता चला इनका मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। नहीं देखिए, वो तो मुकाबला, वो उसके ऊपर भी बयानात आपके सामने। ये जो पलटी मारी है उमर अयूब साहब ने, ये देख के मतलब कि एक्रोबैट्स, उमर अयूब साहब ने नहीं, अलीमा खान साहब ने, अलीमा खान साहब ने, पूरी जमात ने, वो सेक्रेटरी जनरल जमात के, अगर मुल्क आगे चल सकता है। नहीं मगर देखिए, बात ये है जो मजायका खेज बात है, असल में वक्त आ गया इनकी सजाओं का, इनको समझ लगी इस बात की। तो आपको याद है अप्रैल 2022 में एक साहब को ये कहते थे कि इन्हें हमारी हुकूमत गिराई है। फिर चंद माह बाद उन्हीं साहब के साथ बैठे आरिफ अलवी साहब ने मीटिंग अरेंज की, उन्हीं साहब के कहने के ऊपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील की। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो उसूली स्टांस अचानक बदल गया था? की तलाश थी। लेकिन आपने जो केसेस की बात की ना, फैसला आने वाला है। जी जी, केसेस के फैसले इलेक्शन से पहले भी आए थे, फायदा इनको हुआ। केसेस के फैसले इनके खिलाफ आते हैं ना, तो फायदा इनको होता है। मगर अब्सार साहब बात यह है कि जो ये दावा कर रहे हैं ना उमर अयूब साहब कि जी हम लड़वाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमने पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से, सियासी जमातों से क्या बात करनी, इनके हाथ में तो है ही कुछ नहीं, हमारी तो असल लड़ाई किसी और से, ये कहते हैं कि नहीं? ठीक है। फिर साथ ही साथ कहते हैं कि हमने इनको लड़वाया, या तो कहते हैं कि हम मौसर हैं, या कहते हैं हम गैर मौसर हैं। दूसरी बात, जहां तक लड़वाने की या आपका ये इंप्रेशन होने की, या ये हकीकत है बल्कि कि आपने जो बयानियां फौज के खिलाफ, बाकायदा पूरे इदारे के खिलाफ आपने बड़ी मेहनत से बनाया, और अगर आज कोई इस तरह की जिसे आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जो दर हकीकत है वो आपने बड़ी मेहनत से खुद बनाई है। क्या हमने कहा था? क्या हमने लड़वाया था इनको? क्या हमने 9 मई के दिन इनसे हमला करवाया था? क्या हमने 9 मई के दिन इनके लोग बाहर निकाले? मैं आपको क्या हमने उससे पहले भी? मैं मात्र आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि 9 मई का दुख और गम इतना फौज को नहीं है जितना नून लीग को है। इसके अलावा कोई आपके पास आर्गुमेंट नहीं है?
महंगाई अच्छा है, चलिए रिसेंटली ले बिजली लीजिए। के नहीं अबसार साहब, रिसेंटली आप मुझे बताइए पिछले दो तीन माह के अंदर किस किस तरह की कैंपेन पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से फौज के खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ होती रही, क्या वो सबने नहीं देखी? यही उमर अयूब साहब की आप डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के बयान देख लें पिछले 2-3 महीनों में। आई एम श्योर आपके प्रोड्यूसर यहाँ पे क्लिप चलाएंगे, वो मुख्तलिफ उमर अयूब है। अच्छी वो हिकमत है उनकी, हॉट एंड कोल्ड खेलते हैं, आप लोगों को कॉर्नर किया हुआ है। अच्छा, तो ये फिर झूठ और सच के अंदर तफरीक तो ना रही ना, फिर हॉट एंड कोल्ड आप इसको कह लें। उसका जवाब ये था, या आप झूठ और सच बोलते या आप परफॉर्मेंस अच्छी करते। आपने देखे 2 साल हो गए हैं ना पीडीएम की हुकूमत को। बाज लोग ये कह रहे हैं, और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बाज लोग ये कह रहे हैं कि 2 साल आपके हो गए, 3 साल होने वाले हैं, तो 3 साल बाद तो तब्दीली आती है पाकिस्तान में। नहीं अबसार साहब देखिए, 2 बात। अब आप कहेंगे 6 महीने हुए हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं। नहीं अबसार साहब देखिए, बात ये 16 माह की हुकूमत हमने मुश्किल वक्त में ज़रूर ली, और उस टाइम पे भी हमें इलेक्शंस में जाना सूट करता था। उसके बाद एक तवील अरसा केयर टेकर करा, और अब भी इलेक्शंस के बाद ये याद रहना चाहिए कि पीटीआई ने गवर्नमेंट लेने का चांस खुद ठुकराया, ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद ठुकराई। नहीं देखिए, क्योंकि फूलों का ताज नहीं है। तो फिर आपने क्यों पहना? क्योंकि किसी ने तो करना था। नहीं तो आप देखिए, अब आप छोड़ दें बिल्कुल मामला। ये देखिए, आज किसी ने सिर्फ ये वजह है कोई करना इक़्तिदार की ख्वाहिश, बिल्कुल नहीं, कोई केसेस का खौफ, कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था जी। सिर्फ तो काम की खिदमत थी। अगर ये होता तो हम उस टाइम पे क्यों ऑफर करते? काम की खिदमत थी। देखिए, हम उस टाइम पे क्यों कहते कि पीटीआई हुकूमत बना सकती है तो बनाए। तो फिर देखिए मेरी बात सुने, अगर हमें इतना ही होता तो हम तो पहले उसके ऊपर उसको फौरन पकड़ते, मौके को हमने नहीं पकड़ा। नहीं, लेकिन मगर जब एक खला बन गई, तासुर ये है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप सिर्फ अपना कंधा पेश कर रहे हैं, सियासी कंधा। तो आपके हाथ में तो कुछ होता है ना कम से कम, अगर आपने कंधा ही पेश करना था। देखिए अबसार साहब, बात ये, हम हुकूमत में हैं, हमारी एक हुकूमती जिम्मेदारी है, मुश्किल हालात हैं, उसमें जो इतना हमने टफ आईएमएफ के साथ आपने मुआहिदा कर लिया जी। मगर देखिए, बात ये कि ये मुआहिदे क्यों करने पड़े? बेहतर नहीं हो सकता था? नहीं, निगोशिएट बेहतर नहीं कर सकते? बात ये, एक ट्रस्ट डेफिसिट पीटीआई की हुकूमत के दौरान एक टूटा फूटा आईएमएफ प्रोग्राम किया गया, एंड में उसको जाते जाते खुद अपने हाथों से तोड़ के गए, जान के सबोटाज करके गए, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल के गए। उस टाइम पे इनका किया हुआ मुआहदा हमें रिवाइव करना पड़ा, आज तक उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आज आईएमएफ के साथ जो मुआहदा किया है उसके अंदर कुछ चीज़ें यकीनन मुश्किल हैं, मगर ये जो फिस्कल या मुआशी मामलात जिसकी वजह से फैसले करने पड़े, ये भी, इसका भी एक पस मंजर है। और दूसरी बात यह है कि आज ये प्रोग्राम हमारी मुल्क की मईशत की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर उस सतह पे नहीं है जहाँ पे होने चाहिए। काश होते तो हमें किसी आईएमएफ मुआहदे की ज़रूरत न करना पड़ती। ज़र मुबादला के ज़खायर से एक सवाल मेरे ज़हन में आया। अभी आपके वज़ीर ख़जाना चाइना से वापस आए हैं, तो वहाँ से पता चला है कि उन्होंने झंडी दिखा दी आपको, और उन्होंने रीशेड्यूल नहीं किए कर्जे जो इंडिपेंडेंट पावर प्राइवेट सेक्टर के वहाँ से बैंक से लिए गए थे। ये दुरुस्त है? जी अबसार साहब, ये मेरे इल्म में मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई जी फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर से, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मगर देखिए, बात ये है कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई है। मगर देखिए, मैं फिर से ये कहूँगा कि आज अगर बिजली के शुबे में भी, अगर पावर सेक्टर के भी हमारे मसाइल हैं, तो उसमें भी माशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत का भरपूर किरदार है। कितना अर्सा आप इन पे डालते रहेंगे? 2 साल हो गए इनको बाहर इक़्तिदार से। चले, हम अगर इतने खराब हैं तो उन्हें हुकूमत क्यों नहीं ली? 2 साल नहीं, वो तो छोड़ देना। क्यों छोड़ दें? मैं कह रहा हूँ 2 साल आपने ली है ना, अब जिम्मेदारी आपकी है। नहीं बिल्कुल, 2 साल 3 महीने हो गए इनको बाहर। हम अपने फैसले भी ऑन करते हैं, हम जिम्मेदाराना फैसले करते हैं। हम ये नहीं करते कि क्योंकि हमारी कुर्सी जा रही है तो हम आईएमएफ के प्रोग्राम को ठुकरा दें, मुल्क में डिफॉल्ट बना दें। मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खराब हो जाए, खान साहब की कुर्सी बच जाए, हम ये काम नहीं करते। हम कुर्सी गंवाने के लिए तैयार होते हैं, मगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। तैमूर साहब, वो तो कह रहे हैं हम बहुत जिम्मेदार हैं और सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं तो ये कह रहा था कि ये इतने मजबूत है कि जब ये स्टेटमेंट उमर अयूब साहब की आई ना, तो मुझे बहुत से जर्नलिस्ट ने फ़ोन किया कि पीएमएलएन वाले बड़े पैनिक कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों पैनिक कर रहे हैं? वो जर्नलिस्ट भी हैरान थे। मैंने कहा मसला असल में ये है कि जब आपकी 17 सीटों पे हुकूमत होती है तो फिर पैनिक आप करते हैं, लेकिन उन्हें कह दें कि डोंट वरी। ये 17 की कैलकुलेशन हुई है या वैसे अंदाजे से? इनको ही बताया था, नवाज शरीफ के साथ एक मीटिंग हुई थी, उनको बताया था कि 17 सीटें हैं एक्चुअली आपकी। ये भी मुझे किसी जर्नलिस्ट ने ही बताया था। मतलब देखें, ये तो कोई एविडेंस ना हुआ ना, ये तो खान साहब वाली स्टेटमेंट हुई कि वो इतना अर्सा एक प्रोपेगेंडा करते रहे, फिर कहने लगे वो सियासी। ये मैं आपको कह दूंगा कि 180 सीटों की, जिसमें 160 प्लस की 90% से ज्यादा फॉर्म 45 हैं, जो कि बेसिकली आपकी 2/3 ट्राइब्यूनल्स ने करना। वो ट्राइब्यूनल्स को ये चलने दे ना, वो तो जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन के पास है ना। हुकूमत का उसमें क्या रोल है? हुकूमत का रोल है, हुकूमत ने कानून साजी नहीं कराई टू चेंज द लॉ फॉर ट्रिब्यूनल्स। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देने के लिए, जो इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में
इस्तेमाल भी कर दिया ऐसे मौके पर जब PMLN के तीनों डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स रिफ्यूज कर रहे हैं कि वो अपनी कॉपी इलेक्शन रिजल्ट के ट्राइब्यूनल के सामने लाएं Valid. और इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल के जज के अगेंस्ट फैसले में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये बहुत जल्दी कर रहा है। ये मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि वो जज को कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो इंसाफ दे रहा है। अच्छा, तो आपका सारा जो आपकी इस वक्त स्ट्रेटजी है वो इस बात पर बेस कर रही है कि आप सियासी तौर पे नून लीग को कितना पैनिक मोड में डाले रखते हैं, ये बातें करके कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम सुलह करने लगे, राइट? नहीं देखिए, आई थिंक कि अगर अब एक टाइम ऐसे आ गया है कि पाकिस्तान की अवाम, बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवान और ओपिनियन मेकर्स तो पहले से थे, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो अभी वैसे चले जैसे हमारी जो वाकई मिसाके जमहूरियत है ना, जो कि 1973 का आईन है, उसके मुताबिक। ये सबसे पहले हमारे मिलिट्री के लिए, हमारे एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उनके रोल में जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है वो एक साइड बात को मैंने हो पहली जाएगी। दफा किसी पीटीआई लीडर के मुंह से सुनी है। ये लॉजिकल बात है। नहीं ये तो आप इस पे इससे अभी- नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिसाके जमहूरियत जैसा कोई मुआहिदा करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मिसाके जमहूरियत जो है वो 1973 का आईन है, ठीक है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को लाना, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना, एक दूसरे के साथ ज्यादतियां की उस पर माफी मांगना, देखिए ये भी तो उसका हिस्सा वो था। जो क्लीशे था 2006 प्राइवेटाइजेशन पे भी उस पे बात हुई। प्राइवेटाइजेशन पे फिलहाल देख लें, पीटीआई या ने आइन में आज नहीं ये तक लिखा हुआ, oppose नहीं देखिए आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि जरूरत कोई नहीं। सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट जरूरत की नहीं। मदद नहीं लेगी, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं करेगी, प्राइवेटाइजेशन पे मुत्तफिक होगी, ये आइन में अब नहीं साहब, लिखा, मसला- मिसाक में था। आप इस तरह का मिसाक कर सकते हैं? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं जरूरत एक्चुअली नहीं। कह रहा हूं क्योंकि जब आप बहुत डिटेल पे कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो लास्ट नहीं करता। जो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी थी 2006 में साइन हुआ और 2006 में ही बेनजीर भुट्टो मुशर्रफ के साथ डील कर रही थी, और फिर 2010 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ जो है वो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो है वो गए, वो जो हमारे एम्बेसडर थे यूएस में, हुसैन हक्कानी वाले केस में, ठीक है, मेमो गेट वाले केस में, ये चीजें होती रही हैं। अगर हम एक्चुअली देखें ना, मेरे ख्याल में आगे जाने की इसलिए जरूरत है, मैं डिस्पैशनेटली कह रहा हूं, सिर्फ एज ए पीटीआई लीडर नहीं कह रहा, कि जो चीजें पर्दे के पीछे हो रही थी वो अभी आपके कैमरामैन को भी पता है, वो ग्राउंड पे वो मेरे ड्राइवर को भी पता है। अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं, ये बुरी बात भी है, अच्छी बात भी है। बुरी बात इसलिए है कि इट मीन्स कि पाकिस्तान का जो एक मॉडल था जिसके तहत चलता था, जो कोई अच्छा मॉडल नहीं था, उसमें तकलीफ बहुत से लोगों ने उठाई है, आपने खुद उठाई है, वो अभी डिसफंक्शनल हो गया, क्योंकि वो जो डिनाइबिलिटी थी कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलता है, वो डिनाइबिलिटी अभी नहीं रहती। तो अगर आगे जाना है तो हमें जो है एक्चुअली वो आइन पे जाना है। उस आइन पे उन लोगों ने अग्री किया था जिनके बड़े सख्त इख्तलाफात थे, एक तरफ पीपल्स पार्टी, एक तरफ नैप, ठीक है, लेकिन वो आइन आज तक बरकरार है, ठीक है, और वो आइन कानून भी है, ठीक है। तो उससे बेहतर मेरे ख्याल में हमें कुछ नहीं। बिलाल साहब, बात बड़ी लॉजिकल और दिल से की है, इन्होंने तो डिस्पैशनेटली की है, मेरे ख्याल में पैशनेटली की है। मुस्लिम लीग नून ये कर सकती है, लेकिन आपके जो कुछ मैं लोगों के ट्वीट्स देख रहा हूँ, बयानात देख रहा हूँ, उसमें तो आप एक बैटल अब साहब मेरा ख्याल है जितनी मेहनत और कोशिश इमरान खान के साथ ब्रिजेस बिल्ड करने की पिछले 6-8 सालों में हुई है, किसी सियासी लीडर के साथ शायद नहीं। अभी की बात करो, नहीं, मैं हिस्ट्री में ना जाए। देखिए ये नहीं मुमकिन कि आपका जब दिल करे आप पलटी मार दें। क्या आप समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूं, क्या आप समझते हैं कि अगर- आप और अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते? नहीं, देखिए बात ये नहीं, ट्रस्ट तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने बार बार दगा दी है, बार। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, 16 माह की हुकूमत के दौरान भी एक वक्त आया था जब पीटीआई और पीएमएलएन के लोग आपस में बैठे थे इलेक्शंस की डेट के तयन के लिए, आपको याद होगा, तब भी हमेशा की तरह इन्होंने हाथ खींचा। दूसरी बात ये देखें, बात ये या तो ये फिर आज जिस तरह ये पलटी मार रहे हैं तो ये माफी मांगे अपने जराइम की सारी। 9 मई का इतराफ इमरान खान साहब ने खुद कर दिया। उमर अयूब साहब अब कह रहे हैं हमें लड़वाया जा रहा है। भाई माने कि आपने ट्वीट्स किए और आपने बाकायदा इंटरनेशनली और लोकली एक कैंपेन चलाई है फौज के खिलाफ, सोल्जर्स समेत, ऑपरेशन समेत, अज़्म इस्तेहकाम समेत।
आपने इन सब चीजों पे आपने चलाई है। आपका ख्याल है कि आपका जब दिल किया आपने यहाँ पे आग लगा दी, जब दिल किया आपने डी चौक पे कब्रें खोद दी, जब दिल किया पीटीवी की बिल्डिंग पे हमला कर दिया, जब दिल किया कैप्टन कर्नल शेर खान की मुजस्मे तोड़ दिए, जब दिल किया एमएम आलम के जहाज को आग लगा दी, जब दिल किया जीएचक्यू पे हमला कर दिया और जब दिल किया पलटी मार दी क्योंकि खान साहब से अब जेल में नहीं रहा जा रहा। इस तरह नहीं चलेगा। तो देखिए और जहां तक बात है मफामत की, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली स्पीच के अंदर इस प्राइम मिनिस्टर इस पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने सबसे पहले बात की थी कि आए मुल्क के इश्यूज के ऊपर बात करते हैं और ये बार बार कहते थे, हफ्ता पहले तक बार बार कहते थे हमने इनसे क्या बात करनी है, इनके पल्ले क्या है। सियासी जमातों के साथ बात करने की कभी भी तरबियत और ट्रेडिशन रहा ही नहीं है पीटीआई के अंदर। आप मुझे एक मिसाल बता दें जब ये सियासी जमातों के साथ कभी भी बैठ के कोई तरीका कोई मसला हल कर सकें। पूरी जिंदगी बैसाखियों पर चलते आए हैं, 18 से पहले भी, 18 से 22 के दौरान भी और 22 के बाद भी उसी की तलाश में रहे हैं। तो देखिए बैसाखियों पे चलते रहे हैं, सभी चल रहे हैं बैसाखियों पे। कब इन बैसाखियों से जान छूटेगी? यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तैमूर साहब, सवाल आपसे मैं बाद में कर लूँगा क्योंकि हमें पता चला है कि बिलाल अजहर कैनी साहब के एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने जाना है, इसलिए पहला सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। एक सवाल पहले आप ये ज़रा अगर क्लिप देख लें, अली मीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने तालीम की तरक्की के लिए एक बड़ी आला स्टेटमेंट दी है, वो सुनिएगा। दुनिया ऊपर की तरफ जा रही है, हम लोग मतलब है पोलो ग्राउंड के अपने घोड़े भगाने हैं वहां पर, हमारे बच्चों ने पढ़ना है, वहां पे घोड़े भगाने हैं। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि इतने पैसे आप दें, तो उसमें अरबों रुपए का फर्क है। अब मैं वो अरबों रुपए अवाम के पेट को काट के क्यों जमा कराऊं? ये जमीन बेच के हम लोगों को पैसा देंगे और क्योंकि पैसा हमें बच जाएगा वो दूसरी रस्सी पे लगाएंगे। बिलाल साहब देखें, उन्होंने एक आइडिया पेश किया है कि हम ऊपर की तरफ जाएं और घोड़े नहीं पालें, यूनिवर्सिटियों में बच्चों को पढ़ाना है। ये विजन पंजाब तक भी आएगा कि नहीं? सर साहब पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से स्कूल्स की टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट क्योंकि मेरे हल्के में भी ये काम हो रहा है। प्राइमरी स्कूल्स की प्राइवेट सेक्टर के साथ आउटसोर्सिंग पे भी, जहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं उस पर भी काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेंजरस क्लासरूम्स हैं, बाउंड्री वॉल्स के इशूज़ हैं, फर्नीचर के इशूज़ हैं, ये भी सारे एड्रेस हो रहे हैं पंजाब वाइड बिला तफरीक। तो मरीम नवाज साहबा तो जी, एंड वी कैन हैव अ सेपरेट शो ऑल टुगेदर पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस पे। देखिए मुझे फ्रैंकली आधी बात, पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस की आपने बात की, एमपीएस तो बहुत नाराज हैं वहाँ पे। नहीं देखिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नाराजगी नहीं उनके चंद ग्रुप है उसको सब्सिडी पूरे पिंडी डिवीजन से कम्युनिस्ट कोई ऐसी नाराजगी पंजाब में ना। देखिए हर मैं भी हल्के का एक सियासतदान हूँ, तो हर हल्के में यकीनन आपकी कोशिश होती है कि आप मैक्सिमम, चूंकि आपके ऊपर सियासतदान नजर नहीं आ रहे इनर सर्कल्स में। नहीं देखिए बहुत इंटरेक्शन है सीएम साहिबा के साथ भी, उधर की सारी पॉलिटिकल टीम के साथ भी, पंजाब असेंबली के मेंबरान भी मिल रहे हैं और ये काम हो रहे हैं। जाते अली मीन गंडापुर साहब की बात है, देखिए मुझे फ्रैंकली हाफ द टाइम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे आधी टाइम समझ ही नहीं आती बोल क्या रहे हैं, मुझे 2-3 दफ़ा क्लिप देखनी पड़ती है। बहरहाल आई होप ही इज़ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की सीएम के फैसलों से असर पड़ता है, उनके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। तो आई होप कोई काम अच्छा करेंगे तो अच्छी बात है। देखिए जहाँ पे भी किसी का फ़ायदा हो अच्छी बात है, मगर जिस तरह का रवैया ये अक्सर अपना जाते हैं खान साहब को खुश करने के लिए गैर जिम्मेदाराना, उससे गुरेज करें, कोई काम के ऊपर फोकस करें, बेहतर। आप आखिरी सवाल का जवाब दे दें। मुज़ाकरात की पेशकश आपने की है, फिर वापस ले लेते हैं, फिर सख्त बयान आ जाते हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के साथ जो मुतालबात हैं, सारे मुतालबात उनके मानेंगे और पीटीआई के साथ मुज़ाकरत करेंगे कि नहीं? सर एक सवाल मैं साथ इन जी से जी पूछ जी जरूर। देखिए यही समझ नहीं आती, जब ये कल मुसद्दिक मलिक साहब ने भी कहा, अभी इन्होंने भी कहा कि मुज़ाकरात करने, साथ में वो कहते हैं कि टेररिस्ट पार्टी है, साथ में वो कहते हैं कि बैन करना है। दोनों चीजें एक साथ, दो मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? देखिए अफसार साहब, ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर हम कहें कि कौमी इश्यूज़ के ऊपर आप पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं तो आप आके करें, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके जो जराइम है उसको आपको एनआरओ मिल जाए, या कहें कि जी वो सारी चीज़ें खान साहब रिहा भी हो जाए और उनके सारे जराइम भी छोड़ दिए जाए और नाव में भी छोड़ दिया जाए। इस तरह नहीं होगा। जहाँ तक जमात ये इल्ज़ाम तो आपकी सियासी जमात के रहनुमाओं पे भी है। नहीं देखिए कोई ऐसी बात उन्होंने भी किए थे, अदालतों से बरी हो गए ना। नहीं देखिए कहाँ पनामा और अकामा का जाली केस, उसकी बात नहीं कर रहा, दूसरे केसेस जो थे जो नैब के केसेस थे। देखिए सारे इस तरह के मेडअप नैब के केसेस, या राना सनाउल्लाह के ऊपर भोंडा एक आपने ड्रग्स का केस डाला, कहां वो केसेस और कहां 9 मई के दहशतगर्दी, यही कह रहे हैं कि मेडअप केसेस नहीं, 9 मई की दहशतगर्दी वीडियो के ऊपर इनके लोग सामने सड़कों पे पीटीआई के दुपट्टे पहने हुए, खान साहब कह रहे हैं मैंने कॉल दी थी। 15 महीने हो गए। नहीं देखिए वो अलग बात है कि बिल्कुल मैं भी ये समझता हूं कि इन कन्विक्शंस के अंदर देर हो रही है, बिल्कुल। तो फिर आपको उसका सियासी नुकसान तो होगा, बिल्कुल ये, मगर ये कोर्ट
बॉक्स में, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कन्विक्शन जल्दी होनी चाहिए थी। बहरहाल देखिए बात ये दो जो वो कह रहे हैं, दो आपने रास्ते, दो जुबानें बोल रहे हैं। ये देखिए बात यह है कि आपके केसेस तो आपको लड़ने होंगे, ये नहीं हो सकता कि आपने जुर्म किया और इससे आपको सजा से बख्शा जाए। बाकी आप कौमी, अगर आप एक कौमी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करते हैं तो कौमी इश्यूज के ऊपर आपको यू शुड बी रेडी टू टॉक टू पॉलिटिकल पार्टी। क्या डील हो सकती है? नहीं, डील नहीं जी, कौमी डील से मुराद है, मतलब डील नेगेटिव तो नहीं है ना, पॉजिटिव भी है। नहीं देखिए, कौमी इश्यूज के ऊपर अगर ये समझते हैं, जिस तरह आज़म इस्तेहकाम है, जिस तरह मईशत है, इनके ऊपर अगर ये चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो तो बिल्कुल इनका काम भी है बतौर अपोजिशन। और हमेशा डील में तो खान की रिहाई भी है ना। नहीं, खान की रिहाई तो जी देखिए इस तरह नहीं हो सकती ना। खान वो ये नहीं हो सकता कि इनको एनआरओ मिल जाए, उनके जराइम है। आपने रखा खान को अंदर या अदालतों ने? नहीं, मैं यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ही इज गोइंग थ्रू अ लीगल प्रोसेस, उनके जराइम है, वहां पे कोर्ट के अंदर वो अपनी केस लड़े, वो इसके साथ नथी नहीं हो। शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ बात करने का। आप जाना चाह रहे हैं तैमूर साहब, एक सवाल बहुत जो मुझे लोगों ने पूछा है, कल आपके चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा एजेंडा तालीम, सेहत, कौम को बनाना। आज हमें पता चल रहा है 11वें साल आपकी हुकूमत के कि हुकूमत तो बैंकरप्ट हो गई है, पैसे नहीं है तनख्वाहें देने के प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, और वो यूनिवर्सिटीज़ बंद कर रहे हैं, ज़मीनें बेच रहे हैं। यूनिवर्सिटी की जो अगली नस्लों के काम आनी थी वो आप बेच के वो पैसा तो खा पी जाएंगे। देखिए, ये जो केस है मर्दान वाला, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा पता है, क्योंकि ये पिछले चंद सालों से चल रहा है, और मैं केपी हुकूमत का तर्जमान नहीं हूँ, लेकिन आई विल कॉल इट एज आई सी इट। और मेरे ख्याल में यहाँ पे केपी हुकूमत ठीक कर रही है, और प्रोवाइडेड ये कि ये एक पॉलिसी का हिस्सा हो और सही हो, तो मेरे ख्याल में इसको आपको और सारी मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए। हो क्या रहा है? अगर पॉलिसी ट्रांसपेरेंट ना हुई, हाँ, और पैसा जो आया वो ट्रांसपेरेंट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन एक क्लासिक मिसाल है कि पाकिस्तान का निज़ाम क्यों नहीं चलता। 4-5 साल से हायर एजुकेशन का जो HEC का बजट है वो 60-65 अरब रुपए पे फ्रोजन है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, हुकूमतों को भी छोड़े, वो इस पे तो एतराज़ नहीं करती कि आप PSDP उठा लें, आप सूबों की ADPs उठा लें, उसमें सैकड़ों नई यूनिवर्सिटीज़ होंगी। मैं अभी बनू में दुआ करने गया था, रास्ते में यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत है, पता नहीं हज़ारों कनाल ज़मीन पे वो है, और पाकिस्तान के तकरीबन हर ज़िले में हमने बराए नाम एक यूनिवर्सिटी बना ली है। फीस हम रखते नहीं है, टीचर्स हम जो है वो एम्प्लॉय नहीं करते। आप कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख ले, वो 100 कनाल पे भी बन सकती है, 200 कनाल पे भी बन सकती है। तो ये सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम 2000 कनाल, 3000 कनाल, 4000 कनाल ना सिर्फ लेते, DC रेट पे लेते, वो फिर जिसने बेची होती है वो कोर्ट्स चला जाता है। 15 साल बाद लेट्स से अगर 100 मिलियन पे ज़मीन ली हुई हो, 10-15 अरब रुपए उसको देने पड़ेंगे। ये अनसस्टेनेबल है। ठीक है, ये चले लेट्स सी कि कैसे ये रोल आउट करते हैं आप पॉलिसी। ये बताइएगा कि असद कैसर साहब ने जो कहा है कि 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा खान साहब की जेल में गिरफ्तारी का, तो क्या आप उस दिन हुकूमत का तख्ता उल्टाने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं आप लोग? मेरी कन्विक्शन है कि हुकूमत का तख्ता जो है वो एक दम से जो है वो ये हुकूमत गिरेगी। तो 5 अगस्त इतना अहम क्यों है? 5 अगस्त या नहीं अहम है? 5 अगस्त अहम है। 5 अगस्त को खान साहब को अरेस्ट किया गया था सिंबॉलिकली। इमरान खान अभी वो लीडर हैं जो स्टेचर पाकिस्तान की तारीख में कम सियासतदानों को मिला है। जब हम कहते हैं कि इमरान खान इलीगली अरेस्ट हुआ है, तो ये एक बयानिया नहीं है। 9 मई को अरेस्ट हुआ, अगर ना होता शायद हमारी तारीख और होती। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि गलत अरेस्ट हुआ, ऐसे है कि नहीं? ठीक है। 5 अगस्त को अरेस्ट हुआ। हमारे निज़ाम में कितनी डिस्टॉर्शंस हैं वो होती हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट, जब ये 5-6 महीने का सब कुछ देख के, हुकूमत का स्टांस देख के, PTI का स्टांस देख के, ठीक है, ये कह देती है कि वो अरेस्ट गलत है और हुकूमत को ये रेक्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुकूमत जुल्म कर रही है। इंटरनेशनल सपोर्ट आपके साथ है, नेशनल लेवल पे आप गर्म कर रहे हैं स्ट्रीट को, तो आप समझते हैं कि दिसंबर की जो बात हो रही है, दिसंबर के बाद आपकी हुकूमत होगी, आप उस कामयाबी तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह? देखिए, मैं ये नहीं मतलब समझता, मैं रिजाइन आपको करवाएंगे, बताता हूं नो कि कॉन्फिडेंस आएगा। ये तो देखिए मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस हैं। बाय ऑप्शंस हम कह सकते हैं आप दिसंबर में आ रहे हैं, PTI दिसंबर में आ रही है। मेरे ख्याल में
मेरे ख्याल में दिसंबर में भी हो सकता है, दिसंबर से पहले क्या भी हो इसमें सकता अमेरिकन है। इलेक्शंस भी कोई रोल प्ले करेंगे उनका रिजल्ट? मेरे ख्याल में लोगों को डर तो ये है। देखिए, आपने एक चीज कही, मैं एक चीज कहूंगा, पीटीआई को इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं हासिल। अगर आप ज्यादातर हुकूमतें देख लें, वो चुप रही हैं और नाजायज चुप रही है। लॉबिंग होती है इसी मैं तरीके आपको से बताता हूं कि पूरी क्यों हाउस ऑफ क्योंकि कांग्रेस अगर- ने, नहीं, हाउस पूरे ने, हाउस ने किया Across party lines, हुकूमतों bipartisan। स्टेट डिपार्टमेंट अभी भी बड़े धीमे अंदाज वो में तो बात जाहिर है, करता है। वो तो ऑफिशियल और है ना। उसकी वजह ये नहीं, है, अंदर अंदरी तो ठीक है। नहीं, उसकी वजह ये है कि खान साहब उन चंद पॉलिटिकल लीडर्स में ठीक। जो कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना ठीक करते, है, जो कि इसका- पाकिस्तान ये- ने हमेशा की है। इस पे देखेंगे हम जब वक्त आएगा तो दोबारा। पहले हम देख चुके हैं तैमूर सलीम Absolutely जगड़ा साहब। not, कभी नहीं करें। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपको एक बहुत अहम मसले पे, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज और उनके राइट्स, ह्यूमन राइट्स की हालत बरतानिया में क्या है। पाकिस्तान में तो हर कोई बात करता है, वहाँ देखेंगे वहाँ क्या हालात है। एडिटोरियल बड़ा दिलचस्प है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स पे बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और बहुत सारे सियासतदानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज बड़ी दिलचस्प बात एक पाकिस्तान की अदालत में हुई है। यहाँ पे रऊफ़ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है कि वो इंटरनेशनल मीडिया को कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ हैं। वहाँ पे उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि मैं तो लोकल मीडिया देखता हूँ, इंटरनेशनल मीडिया तो जुल्फ़ी बुखारी साहब देखते हैं, वो इसके इंचार्ज हैं और वही सारा उनसे डील करते हैं। और जुल्फ़ी बुखारी साहब की इस बात की तारीफ़ करना ना करना बददयानती होगी, इसलिए उनकी तारीफ़ करना बनता है कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया पीटीआई के हक़ में और खान साहब के हक़ में। और उनकी वहाँ पे जो पहुँच है, जो उनकी नेटवर्किंग है, उसका फ़ायदा पीटीआई को बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आपने देखा कि अभी 24 जुलाई को द टेलीग्राफ लंदन की एक खबर आई है। उस खबर में ये कहा गया है कि खान साहब जेल के अंदर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। ये पहली बार है तारीख में कि कोई भी शख्स जेल से यूनिवर्सिटी के चांसलर का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेगा। उसमें वोट देते हैं तमाम एलुमनाई जो होती है यूनिवर्सिटी की वो। लेकिन इस बार भी पहली दफ़ा ये हो रहा है कि ऑनलाइन वोटिंग होगी और ऑनलाइन वोटिंग में पीटीआई हो और जुल्फ़ी बुखारी हो और बरतानिया हो, तो आप सोच सकते हैं कि मुकाबला टफ होगा। लेकिन दूसरी तरफ टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन दोनों साबिक वज़राए आज़म हैं बरतानिया के, तो 3 साबिक वज़राए आज़म के दरमियान मुकाबला होगा। देखते हैं क्या बनता है। लेकिन ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब किस तरह इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेशनल लॉबिंग के ज़रिए पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उनकी फेवर में। आपको एक ट्विटर स्पेस में कुछ दिन पहले उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। मई 23 को लॉर्ड डैनियल हैनन, जो कंजर्वेटिव्स के एक बहुत बड़े लॉर्ड हैं और फिर लेबर पार्टी का एक एमपी और शायद वो मिनिस्टर भी बने अभी इलेक्शन के बाद, वो होस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। उनसे रिक्वेस्ट की थी वो होस्ट करें 23 जुलाई को डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ना जाहिर बात है कि जब डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की जब बात आएगी तो इट रिवॉल्व्स अराउंड इमरान खान एंड नोबडी एल्स। तो इस पे हम, इसमें इंडिपेंडेंट स्पीकर्स भी हैं, इसमें सर्वेयर्स भी हैं, इलेक्शन कमीशन के एनालिस्ट भी हैं, इसमें मैं भी हूँ, इसमें हमारी कोई और रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे जिन्हें इलेक्शन भी लड़ा, और ये पार्लियामेंट के अंदर होगा। और क्योंकि हमारे पास अब ये डिसीजन है तो इस पे वो भी बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग होगा और आप उसका रिजल्ट देखेंगे। इसमें ये जुल्फ़ी बुखारी साहब एक ट्विटर स्पेस में ये बात कर रहे हैं कि कुछ अरसे में एक इतनी बड़ी खबर आएगी कि आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। और उस खबर वो कहाँ से आएगी? लॉर्ड हैनन। लॉर्ड हैनन कौन है? लॉर्ड हैनन यूके की पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अपर हाउस के, जैसे हमारे सेनेट होता है। और उसमें वो उनके बारे में ये है कि वो प्रो इजराइल हैं, प्रो इंडिया है। और दूसरा उसमें कौन था? उसमें नाज शाह हैं जो एमपी हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं। और वो थी उनकी उन्होंने जो पार्लियामेंट में एक सेमिनार करवाया पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की गिरती हुई सूरत हाल पर। और साथ उनके कौन थी? प्रीति पटेल। प्रीति पटेल कौन है? प्रीति पटेल जो हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। पहले आप ये देखें कि अजहर जावेद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो क्या बता रहे हैं इसके बारे में।
लॉर्ड हनान ने ये बुक करवाया था और इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे एक पीआर फर्म है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया, उसके पीछे वो थे और वो फैसिलिटेट भी वो कर रहे थे लोगों को दावतनामों के लिए। तो एक पीआर कंपनी के जरिए जिसको पैसे दिए जाते हैं, और वो पीआर कंपनी भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किस तरह पैसा लेके किसी के लिए भी कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये दावा है कि उनकी नेटवर्किंग यूके के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत गहरी और दूर तक है, और वो आपके लिए टेलर मेड सॉल्यूशन कैंपेन चलाने के लिए, पीआर के लिए, पार्लियामेंटेरियंस को एंगेज करने के लिए कर सकते हैं। और उस पर जो मैं आपको बता रहा था कि प्रीति पटेल जो हैं ये प्रो इजराइल हैं, प्रो इंडिया है और मोदी के बहुत करीब हैं। और उस वक्त जब मोदी का पहला विजिट 2015 में यूके का होना था, वहाँ सख्त उसकी अपोजिशन थी और मोदी को वहाँ नहीं आने दिया जा रहा था, क्योंकि उन्हें मोदी को गुजरात का कातिल कहा जाता है। लेकिन ये प्रीति पटेल थी जिन्होंने मोदी के लिए वहां लॉबिंग की और उनको रिसीव किया। उनके लिए दिवाली का एक फंक्शन जिसमें जिन्होंने अरेंज किया उसमें सबसे आगे ये थी, और हैप्पी दिवाली मनाई इन्होंने मोदी के साथ। और जितना उस पे इल्जामात थे मोदी पे, उस सब को इन्होंने डिफेंड किया और फिर सीक्रेट विजिट इजराइल के करते रहे, जिस वजह से इतना बड़ा स्कैंडल बन गया कि प्रीति पटेल को रिजाइन करना पड़ा। वो इस सेमिनार में मौजूद थी जो जुल्फी बुखारी, नाज शाह और लॉर्ड हैनन ने किया। और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, आप खुद अपने फोन के जरिए ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये आप किसी भी आप व्हाट्सएप का मेटा है, आप गूगल का GPT है, आप वहां टाइप करें, प्रीति पटेल नाम लिखें, लॉर्ड हैनन लिखें और देख लें कि क्या निकलता है। इसके बाद यह हुआ कि ये तो था जुल्फी बुखारी साहब का जो, और इन तमाम लॉर्ड हैनन का, नाज शाह का, प्रीति पटेल का, मेहरबानो कुरैशी और दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहाँ पे आपने देखा भी फुटेज में मौजूद थे। तो अभी एक वाकया हुआ बरतानिया में 4 दिन पहले। आप देखें ये जो आप देख रहे हैं वाकया, वहाँ पे कुछ नौजवानों ने पहले पुलिस पे हमला किया, फिर पुलिस ने उन पे दोबारा हमला किया, और वो सारी फुटेज बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। माँ एक वहाँ पे थी, उनके सामने उनके बच्चों को मारा जा रहा था, लेकिन बच्चों ने शायद पहले ज्यादती की थी। और अब मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे जुल्म हुआ है और नहीं होना चाहिए था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अब ये जुल्फी बुखारी साहब के लिए एक नई जिम्मेदारी है मेरे ख्याल में। उन्हें चाहिए कि जिस तरह वो पाकिस्तान में होने वाले ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे आवाज़ उठाते हैं, पार्लियामेंट में यूके की, वहाँ के मीडिया पे और वहाँ की सड़कों पे, ट्रकों पे लिखा होता है, उन्हें चाहिए कि वो जो यूके में ये जुल्म हुआ पाकिस्तान की फैमिली पे, तमाम पाकिस्तानी वहाँ पे जो मौजूद हैं, वो भी, जुल्फी बुखारी भी, प्रीति पटेल भी और लॉर्ड हैनन भी, ये सब वहाँ वही कुछ करें जो पाकिस्तान में होने वाले ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे यहाँ पे किया जाता है, और उन पुलिस वालों के चेहरे लगाएं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें और पूरी दुनिया को बताएं कि यूके का सिस्टम कितना रॉटन है। क्यों इसलिए ज़रूरी है? क्योंकि प्रीति पटेल, जुल्फी बुखारी, नाज शाह और लॉर्ड हैनन ये तमाम यूके के सिटीजन्स हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। अपने मुल्क के शहरियों के लिए भी आवाज़ उसी तरह उठाएं जिस तरह हम पाकिस्तानियों पे होने वाले जुल्म के लिए उठाते हैं। फिर मैं मानूंगा कि आप फेयर हैं, आप इंसाफ से काम लेते हैं और दुनिया में होने वाले किसी भी बेइंसाफी पे आप उसी तरह आवाज़ उठाते हैं जिस तरह पाकिस्तान के लिए उठाते हैं। वरना हम समझेंगे ये नेटवर्किंग जो है, जो लॉबिंग है, जो पैसे दे के PR फर्म्स हायर किए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान में होने वाले जुल्म के खिलाफ नहीं है। गुड नाइट।